प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम आदिकालीन साहित्य के इतिहास की बातें कर रहे थे। उसका अध्ययन के विविध पक्षों पर हमने गत कालांशों में चर्चा की। अब हम आदिकाल की उन सभी प्रवृत्तियों की बात करेंगे जो उस समय निश्चित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया था। इस काल में वीर गाथा का रचनाओं का प्राचुर्य एवं प्रभाव था। ये काव्य जनमानस में सम्मान के साथ प्रतिष्ठित हो गए और इस काल की वीर गाथाओं का अध्ययन करने में सामान्य गुणों के संकेत मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। अधिकांशतः जो इस समय के ऐतिहासिक धरातल पर लिखे गए जो रासो साहित्य थे, जो कि वीर गाथा से युक्त थे, उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है, क्योंकि इसमें कल्पना का भी पुट है, जिसको मनोरंजनात्मक रूप से लिखा गया है। वीर गाथात्मक जितनी भी रचनाएं उपलब्ध हुई वो संदिग्ध ही रहीं। उनके रचनाकार और समस्त रचना की प्रामाणिकता पर संदेह के प्रश्न उभरे रहे। हमीर रासो, जो कि सारंगधर ने लिखा था, उनको अपभ्रंश की रचनाओं में स्थान दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो और परमाल रासो, ये जो 4 रचनाएं हैं वो वीर गाथाओं से युक्त मिलती हैं। इन चारों काव्यों की भाषा शैली और विषय वस्तु की छानबीन करने से हमें ज्ञात होता है कि ये शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा है। ये प्रबंध किसी एक कवि की नहीं, अपितु अनेक कवियों द्वारा अनेक पीढ़ियों से पूरे किए गए हैं। इनमें इतना परिवर्तन हुआ कि सारे काव्य की 6 पक्ष दिखाई देते हैं। उसका रचना काल भी संदिग्ध है। खुमान रासों में 16वीं शती तक की सामग्री का उपयोग किया गया है। परमाल में 18वीं शती का और उसका भाषा का प्रयोग, और पृथ्वीराज रासों में इतनी अधिक मिलावट है कि स्वयं शुक्ल जी ने इसे जाली और अप्रामाणिक कह दिया था। इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 2 दल हो गए थे। दोनों ही दल इस काव्य की सामग्री के आधार पर सशक्त तर्कों द्वारा इसे प्रामाणिक और अप्रामाणिक सिद्ध करते रहे हैं। तात्पर्य यह है कि ये वीर गाथात्मक रचनाएं प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध है। दूसरा जो इसके प्रवृत्ति कहें या आरोप लगे थे इस काल के साहित्य में, वो इतिहास विरुद्ध माने गए। इन काव्यों में जिन ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों का चित्रण किया, उनका वर्णन इतिहास ग्रंथों से मेल नहीं खाता है। इन काव्यों में जो सन, संवत या तिथियां दी गई हैं, वे भी इतिहासों में उपलब्ध तिथियों से भिन्न हैं। इतिहास के नामों का मनमाना प्रयोग करके इस काव्यों की सच्चाई और ऐतिहासिकता पर अनेक प्रश्न खड़े कर दिए गए हैं। ऐतिहासिक विषयों को कथ्य बनाते समय जिस सावधानी और ऐतिहासिक दृष्टि की अपेक्षा होती है, वह इन कवियों को प्राप्त नहीं थी। समस्त कथानक और विवरण अतिशयोक्ति शैली में है। लोक स्वीकृत विश्वासों पर भी इन कवियों ने आघात किया है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा इतनी अधिक की है कि वे अविश्वसनीय और अलौकिक दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर तो ये लौकिक आश्रयदाता राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम से भी अधिक वीर और गुणवान रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इतिहास को इन कवियों ने नगण्य समझा। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक कालक्रम तक को छिन्न भिन्न कर दिया। उदाहरण के लिए हम देखें कि पृथ्वीराज द्वारा उन राजाओं को जीतने का वर्णन
करना जो उससे पूर्व हो चुके थे या जो उसके बाद में हुए हास्यास्पद लगता है। आदर्शवादिता के चक्कर में पड़े और इतिहास ज्ञान से शून्य कवियों ने इन कवियों की ऐतिहासिकता को ही छिन्न भिन्न कर दिया। अगला जो तत्व है या कहें प्रवृत्ति है या विशेषताएं हैं, वो हैं वीर और श्रृंगार का उत्कर्ष। इन सभी वीर गाथाओं में वीर और श्रृंगार का साथ साथ में उद्रेक हुआ है। वीर रस तो इन कवियों का मुख्य लक्ष्य था ही, किंतु श्रृंगार के साहचर्य में इसका रूप और भी ओजपूर्ण हो गया है। वातावरण भी वीर रस के अनुकूल ही था। चारों ओर युद्धों की विभीषिका है। सर्वत्र युद्ध उत्साह से सजे वीरों की स्तुतियां करने में कविगण व्यस्त थे। राजा प्राप्ति और विस्तार के लिए भी युद्ध किए गए, किंतु नारी के कारण भी इस काल के राजाओं ने बहुत से युद्ध किए। नारी की पायल के साथ वीरों की तलवार की झनकार बराबर जो है जनन करती रही। नारी के सौंदर्य का चित्रण, नखशिक और विलास वासना से अनेक चित्र इन कवियों ने मानसल दृष्टि से प्रस्तुत किए हैं। इनमें प्रेम का सूक्ष्म अशरीरी सौंदर्य कहीं भी नहीं है। नारी के रूप में लोभ और उससे प्राप्त होने वाले भोग की चर्चा श्रृंगार काव्य में की गई है। वीर और श्रृंगार विरोधी रसों को अपनी प्रतिभा से इन काव्यों में सम्मिश्रित करके इन कवियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, वीर रस से युक्त पृथ्वीराज रासों में बजिए घोर निशान रान चौहान चहो दिस, सकल सूर सामंत समरे बल जंत्र मंत्र तिस। ऐसे ही श्रृंगार रस से युक्त मनहु कला संभान कला सोलभ सोबिन्नई, बाल देश ससिता समीप अमृत रस पिन्नई। इस तरह हम देखें कि आदिकाल की विशेषताएं उस काल के ऐतिहासिक सामंती काल के युगों की चर्चा करने में ही बीती। उस साहित्य में वही बातें जो हैं हमें दिखाई भी देती हैं। आगे हम अगले कालांश में चर्चा करेंगे आगे की प्रवृत्ति विशेषताओं की। धन्यवाद।